कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो क्या मोदी जी को अपनी हार का डर सताने लगा है? क्या मोदी जी को किसी ने बता दिया है कि अब आप लौट कर नहीं आने वाले? क्या किसी भविष्य वक्ता ने बता दिया है कि जाएंगे तो मोदी ही? और अगर इतने मुश्किल दौर से मोदी जी गुजर रहे हैं तो उनके रोने धोने गला रोने का कार्यक्रम कब शुरू होगा? क्योंकि टीवी वाले तो पहले ही मोदी जी के चेहरे चमकाने में लगे हैं। ऐसे में लाइव कैमरा एक्शन की गूंज में हमारे मोदी बाबू कब पानी के गिलास मांगेंगे, कब खबर चलेगी कि मोदी जी के आंसू छलक गए, मोदी जी का गला रोंद गया, मोदी जी भावुक हो गए। बेचारा भक्त भी ट्विटर से लेकर फेसबुक तक मोदी मोदी का नारा लगा रहा है। चारों तरफ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, पर हमारे मोदी जी मुसलमान मुसलमान चिल्ला रहे हैं। जिसने 10 साल भारत में सरकार चलाई हो, पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया हो, उस नरेंद्र मोदी को इस 10 साल के दौरान अपने किए गए एक भी काम याद नहीं है। वो बस मुसलमानों के नाम पर लोगों को डर दिखा रहे हैं, वो मुसलमान के नाम पर कोरा झूठ परोस रहे हैं। पर भक्त जोर जोर से कह रहा है कि आएंगे तो मोदी जी। वहीं मोदी जी के भाषणों में कहीं भी अपनी किसी भी योजना की तारीफ करते नजर नहीं आ रहे हैं। अब तो दूसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी और भी ज्यादा हताश नजर आ रही है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग दर में इजाफा हुआ है। ऐसे में मोदी जी के रोने धोने का कार्यक्रम जल्दी देखने को मिल सकता है। मुसलमान से उसके दिन की शुरुआत होती है, कांग्रेस पर खत्म हो जाती है। वो अभी भी 2014 में जी रही है। कोई तो उनको बताओ कि 2014 से 2024 आ चुका है। वो खुद ही देश के प्रधानमंत्री हैं। वो तो ऐसे चीख चिल्ला रहे हैं मानो अभी कांग्रेस की सरकार हो। जिस तरह से वो कांग्रेस पर हमलावर है, उसे देखकर तो यही लगता है कि मोदी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। मोदी जी के भाषणों में झूठ और फर्जी दावे ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा वो पूरी तरह से इस बात को कबूल कर चुके हैं कि देश में हुकूमत बदलने वाली है। ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि बीजेपी जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। वरना मोदी जी जितने हताश नजर आ रहे हैं, उसी का नतीजा है कि अब मुसलमान और कांग्रेस के नाम पर मोदी जी डर दिखा रहे हैं। पर मोदी जी मुसलमान मुसलमान करने के बाद भी दो ऐसे मुद्दे हैं जिनसे थोड़ी ही दूर पर खड़े हैं। तीसरे चरण के मतदान के बाद किसी भी वक्त उन पर अमल कर सकते हैं। पहला है पाकिस्तान और दूसरा है छलकते नैन। भारतीय जनता पार्टी का सबसे फेवरेट टॉपिक मुसलमान है, लेकिन मोदी जी के नैन कब छलकेंगे, उसकी शुरुआत जल्दी होने वाली है। क्योंकि बगैर आंसू बहाए जनता से सीधे कनेक्ट होने में थोड़ी दिक्कत होती है। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर इस बार मोदी जी को उतनी कामयाबी नहीं मिली जितना वो चाहते थे, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रही जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि जॉर्ज सोरेस किस चिड़िया का नाम है। गुर्बत और भुखमरी झेल रही आवाम को इससे कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस उनके सोने चांदी को बेचकर मुसलमानों में बांटेगी या नहीं, क्योंकि गरीब आदमी तो पहले ही कोरोना में दवाई और बच्चों की पढ़ाई में सब कुछ बेचकर कंगाल हो चुका है। वरना मोदी जी तो खुद ही कहते हैं कि वो देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज देते हैं। तो फिर जनता के बाद कैसा सोना और कैसी चांदी? आम आदमी तो बिल्कुल लुट चुका है। जो गैस 2014 में 400 रुपए का मिल रहा था, वही आज 3 गुना दाम पर पहुंच चुका है। ऐसा कोई सामान नहीं बचा जो मोदी के राज में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक ना पहुंचा हो। बहुत जल्दी अब हमारे मोदी बाबू किसी भी मामले को मुद्दा बनाकर अपनी चुनावी रैलियों में रोने धोना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मोदी उस वक्त भावुक अपील करने लगते हैं जब उन पर ज्यादा सवाल उठने लगते हैं, और जब उनको गंभीर सवालों के जवाब देने से बचना होता है तब कैमरे के सामने आके आंसू बहाने की घटना सामने आने लगती है। पर बहुत अफसोस की बात है कि 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के दौरान हमारे मोदी बाबू के पास ऐसा कोई कामयाबी नहीं जिसे वो देश की जनता के सामने अपनी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर सके। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का तो भूल कर भी मोदी जी नाम नहीं ले रहे। रूस यूक्रेन का जंग रोकने वाले हमारे मोदी जी यूक्रेन जंग की कामयाबी को भी चुनावी भाषणों से बिल्कुल दूर रख रहे हैं। इजराइल के नाम पर भी वोट नहीं मांग रहे हैं, ना तो विदेश में बज रहे डंके के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कम से कम चीन को लाल आग दिखाने के नाम पर ही वोट मांग लेते। बेचारा पाकिस्तान तो कब का इसी इंतजार में बैठा होगा कि कब भारत का चुनाव बीतेगा, क्योंकि चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान पर जबानी हमले तेज हो जाते हैं। अमेरिका वाले जो बाइडेन की यारी दोस्ती भी मोदी जी के लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। कम से कम ट्रंप को ही भारत में चुनाव प्रचार के लिए बुला लेना चाहिए। इसी बहाने ट्रंप पर मोदी जी का एहसान भी उतर जाएगा और इसी बहाने चुनाव प्रचार भी हो जाएगा। पर हालात बता रहे हैं कि जिस तरह पहले चरण की वोटिंग के बाद भाजपा के हलक सूख रही है, कहीं जल्दी आंसू बहाने की नौबत ना आ जाए।
लेकिन इतना तो तय है कि मोदी जी आंसू बहाने का कार्यक्रम कभी भी शुरू कर सकते हैं। ईवीएम को लेकर अब तक कांग्रेस बहुत उछल रही है। बैलेट का समर्थन भी कांग्रेस करती है, लेकिन अपने घोषणा पत्र में जनता से ये वादा नहीं करती कि उसकी सरकार आने के बाद मतदान केवल बैलेट पेपर पर होगा। कांग्रेस ने ईवीएम का समर्थन किया और वादा किया है कि जब उसकी सरकार आएगी तो ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट की पर्चियां का 100% मिलान किया जाएगा। लेकिन अब तो अदालत से ईवीएम के खिलाफ याचिका ही खारिज हो चुकी है। अब ना तो 100% वीवीपैट के पर्चियों का मिलान होगा, ना तो वोटर अपने हाथ वीवीपैट की पर्ची लेगा और ना ही बैलेट बॉक्स में डालेगा। सब कुछ गुड़ गोबर हो चुका है। कांग्रेस के जिस उम्मीदवार का खारिज होने के बाद बीजेपी का उम्मीदवार बिना चुनाव लड़े ही सांसद बन गया, उसे देखकर यही लगता है कि विपक्ष अभी भी बहुत ही सन्नाटे में है। उसे खबर ही नहीं कि उसकी पार्टी में क्या चल रहा है। वो जिस उम्मीदवार के भरोसे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, सूरत का उसका उम्मीदवार संघ का आदमी था, वो भाजपा ही था। इस बात की खबर सबको थी सिवाय कांग्रेस के। कांग्रेस अगर मोदी को हराकर सरकार बना लेती है तब भी कांग्रेस में भाजपाइयों की कमी नहीं रहेगी। मस्तन जो सजा निषाद को कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार घोषित किया, ये वही शख्स है जो कोरोना के दौर में मुसलमानों को गाली दे रहा था, मुसलमान से अपने मन की नफरत का इजहार कर रहा था, मुसलमानों को आतंकी कह रहा था और मुसलमानों के मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा कह रहा था। पर अफसोस, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का कोई पैमाना ही तय नहीं है। ऐसा लगता है कि मोहब्बत की दुकान सिर्फ भाजपाइयों के लिए खोली जाती है। मोहब्बत की दुकान में संगी भरे हुए हैं। जब हर कोई ऐसे लोगों को पहचान लेता है तो कांग्रेस को पहचानने में इतनी देर क्यों हो जाती है? जब तक कांग्रेस को मामले का अंदाजा होता है तब तक पता चलता है कि उनका नेता भाजपा में शामिल हो गया। हिमाचल में बीजेपी को वोट देने वाले कांग्रेस के सांसद अचानक ही बीजेपी में शामिल नहीं हुए। सब कुछ के पीछे वक्त लगता है, लेकिन कांग्रेस अभी भी बिल्कुल शांत है। जब तक मोदी जी के झूठ का जवाब उनकी तरफ से आता है तब तक मोदी जी का झूठ पूरी दुनिया के 10 चक्कर लगा लेता है। बीजेपी के मजबूत होने में कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का सहयोग मिल रहा है, वरना इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे को अपोजिशन कायदे से नहीं बुनाया। लेकिन बीजेपी अपोजिशन के तमाम प्रचार को अपने झूठ के सामने कमजोर कर रही है। पर इतना तो तय है कि आज नहीं तो कल मोदी जी के आंखों से आंसू बहने वाले हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अमीर मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, आया ना एक बार अयादत को तू मसीह, आया ना एक बार अयादत को तू मसीह, 100 बार में फरेब से बीमार हो चुका। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।